बता दीजिए, पहला का कौन सा जवाब होगा। देखो बाबू, इंसुलिन कोई पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन तो हम लोग के शरीर में भी होता है, एस्ट्रोजन भी पादप में नहीं होता है, थायरॉक्सिन भी पादप में नहीं होता है। आप लोगों को पादप हार्मोन में क्या बताए थे, ऑक्सिन बताए थे, जिब्रेलिन्स बताए थे, साइटोकाइनिन बताए थे, एब्सिसिक एसिड बताए थे और फिर एथिलीन बताए थे। ये सब पादप हार्मोन होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन करेंगे आज। ऐसा नहीं कि खाली एबीसीडी 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 करते पार करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे भी। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो जवाब क्या होगा, साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब है। 13,000 14,000 बच्चों का पोल आ गया है सर जी, डी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चे बता रहे हैं, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे बता रहे हैं और डी ऑप्शन ही एकदम सही जवाब है। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की जगह कई सारे ऑप्शन रह सकते हैं, ऑक्सिन रह सकता है, जिब्रेलिन्स रह सकता है, एब्सिसिक एसिड रह सकता है, एथिलीन रह सकता है, सब पादप हार्मोन में ही आता है। तो पहला का तो भाई आप लोगों ने जवाब एकदम धुआंधार दिया है, शुरुआत तो एकदम बढ़िया हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। बायोलॉजिया का सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से भाई। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। आज जैकेट पहन के आए हैं सर आज थोड़ा सा हमको लगा कि ठंडा बढ़ गया है, ठीक है ना, आज थोड़ा हमको महसूस हुआ कि ठंडा बढ़ गया है, तो इसलिए सोचे कि ना खिलवाड़ नहीं करते हैं। ठंडा का एगो लक्षण है, वो या तो आते समय या तो जाते समय आघात करता है, बीच में तो सब लोग सतर्क रहता है, एकदम मोटा मोटा जैकेट पहन करके। आते समय या जाते समय लगता है कि अब तो ठंडा भाग गया, तो ठंडवा कहता है कि अरे बेटा भागे थे, हैं कहा हल्का में ले लिया था, लो मारते हैं तोरा, ठंडा मार देगा, तो गड़बड़ा ना जाएगा, इसलिए सतर्क हो गए पहले से ही। लगा कि थोड़ा सा ठंडा बढ़ा है, तुरंत जैकेट पहन लिए। अभी परीक्षा का टाइम है, अभी तबीयत पर सबसे ज्यादा पकड़ बनाना है, तबीयत पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को भी हम यही कहेंगे, परीक्षा के टाइम में तबीयत सबसे जरूरी चीज है। तबीयत अगर खराब हो गया परीक्षा खराब हो जाएगा, इसलिए तबीयत को एकदम सही करके रखिए, ठीक है ना। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है बाबू। आप लोगों का जवाब आया है बी नंबर ऑप्शन, आप लोगों का जवाब आया है बी नंबर ऑप्शन। 70% बच्चों का जवाब बी नंबर ऑप्शन है, बाप रे बाप, 70% बच्चों का जवाब सिनेप्टिक दरार, यानी कि बी ऑप्शन। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा बता दीजिए। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, जवाब बताओ बाबू जल्दी से। फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, जवाब बता दीजिए। फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से एक बार जवाब बता दो बाबू। है तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडप और वर्तिका। बिल्कुल 3 ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अंडप भी प्यारे बच्चों नहीं होगा और वर्तिका भी नहीं होगा। आपको हम पहले से बताया है कि फूलों का जो नर प्रजनन अंग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, यानी तीसरा का ए नंबर ऑप्शन। और लगभग 85%, बाप रे बाप, 85% बच्चों का हो, क्या बात है, 85% ने बच्चों ने एकदम ऐसे ही कह दिया कि सर एकदम सही है, 85%, बहुत बढ़िया बाबू, लगभग 85% बच्चों का एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए तो ध्यान से। चौथा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है, बताओ बाबू जल्दी से। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों को भी हम थोड़ा सा सतर्क अब कर देंगे कि अब प्यारे बच्चे आप लोग थोड़ा मोटरसाइकिल ये सब चलाना कम कर दीजिएगा, कम से कम 10 दिन, क्योंकि जानते हैं एग्जाम का समय आ गया है, 5 दिन के बाद एग्जाम है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटे आपके साथ जिससे कि परीक्षा में डिस्टरबेंस हो जाए। तो मोटरसाइकिल ये सब चलाना कम कर दीजिए, थोड़ा शरीर का ध्यान रखना थोड़ा शरीर का ध्यान रखना ज्यादा कर दीजिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों शरीर का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिए, तो ताकि तबीयत ना गड़बड़ा, ये सब ध्यान रखिएगा। हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव तो लगभग लगभग हम सबका करवा चुके हैं भाई। फिजिक्स से सबका तो सबसे पहले सब्जेक्टिव करवाए थे, आप लोग देखे नहीं हैं तो वो अलग बात है। क्रैश कोर्स में भी पूरा सब्जेक्टिव हम गेस क्वेश्चन करके आपको दे दिए हैं। संस्कृत का सब्जेक्टिव हम मान सकते हैं, तो संस्कृत का सब्जेक्टिव हम कल करवाएंगे, चिंता नहीं करिए आप लोग। चलिए बताइए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे बताए हैं, बी ऑप्शन। 76% बच्चे बी ऑप्शन की ओर गए हैं, 76%। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आए दिन किसी न किसी को सुनते होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। प्यारे बच्चों, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग है जिसका कोई काम नहीं होता है, उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। आइए भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसका सही जवाब, आज सही जवाब देने वालों का संख्या ज्यादा है जी। आगे बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग इसको प्रैक्टिस घर पर भी किए थे? अगर घर पर किए थे तो आज सेट प्रैक्टिस में आपका पूरा सही होना चाहिए, ठीक है ना? हैं? अच्छा सर, आप मेरा दिल चुरा लिए हैं। अपने दिल को सुरक्षित रखो जी। चलिए आगे बताइए, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? जरा जल्दी जल्दी से बताइए तो 5वां का जवाब कौन सा होगा? और 5वां का भी लगता है ए ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबू, 5वां का भी ए ऑप्शन जवाब देने वाले बच्चे की संख्या सबसे अधिक है। 5वां का ए ऑप्शन में तो एकदम गर्दा उड़ा दिया, 77% बच्चों का ए ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, 77% बच्चों का ए ऑप्शन है, एकदम सही जवाब है बाबू। 77% बच्चों का ए ऑप्शन है। और आज कम से कम 2-3 सेट हम लोग देखेंगे, 2 से कितना, 2 से 3 सेट। आज खाली ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे, सेट वाला, ठीक है ना? सेट वाला पूरा ऑब्जेक्टिव आज खत्म कर देंगे। तो आज हिलिएगा डोलिएगा मत, एकदम लगल रहिए 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12, 1, 2, 3, 4 भोर तक, ठीक है ना? आज थकेंगे नहीं ना, थकना एकदम नहीं है बाबू, आज एकदम लगल रहिए आप लोग, ठीक है? 2-3 सेट आज खत्म करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। 80 × 3 जो 240, प्यारे बच्चों आज 240 क्वेश्चन का हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे कम से कम, एकदम लगल रहिए। तो देखो बाबू, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? अगर पॉलिथीन की बात करें, कभी इसमें सड़ेगा ना गलेगा। रबर की बात करें, वही स्थिति है, प्लास्टिक की बोतल ना सड़ेगा ना गलेगा, लेकिन सूखा घात पत्ता ये अपघटित हो जाएगा। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन हो गया? सूखा घास पत्ता हो गया। 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही है, और सबसे ज्यादा बच्चे 5वां का ए नंबर ऑप्शन ही बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? प्यारे बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन बताओ। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हम पहले से करवा चुके हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या जवाब होगा? याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा पूछा है ना, तो शैवाल, मटर और प्लाज्मोडियम। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन नहीं होगा, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, मुकुलन, मुकुलन क्या होता है? मुकुलन होता है कि जिसमें मुकुल निकलता, आपको बताए थे ना कि इस प्रकार से एक पौधा रहता है और इसमें मुकुल निकलता है, और यह बाद में जाकर के एक नया पौधा का निर्माण बना लेता है। बाद में यह खुद से एक नया पौधा बनकर के अलग हो जाता है, उसी को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? जवाब होगा हाइड्रा में, 6 का ए ऑप्शन। और आप लोगों का जवाब क्या है? आप लोगों का जवाब जरा देखने दीजिए हमको, आप लोगों का जवाब देखने दो भाई। 75% बच्चों का एकदम सही जवाब है। वाह, आज तो आप लोग एकदम दिल खुश कैले हैं हमर जी, आज आप लोग ना हमारा एकदम दिल खुश कर दिए हैं। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम शानदार है, ठीक है? 6 का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 6ठा के बाद अब 7वां नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। क्या कह रहा है? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए आप लोग। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? 7वां नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, स्त्री केसर के आधारीय भाग को वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुष्पासन और अंडाशय, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्यारे बच्चों, स्त्री केसर के आधारीय भाग पूछा है ना, याद रखिएगा, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि स्त्री में क्या होता है? अंडाशय होता है। स्त्री में क्या होता है? अंडाशय होता है। तो आप सीधे इसको देख सकते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से भी करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर 7वां का बी नंबर ऑप्शन याद रहेगा, याद रहेगा बाबू, 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पराग कोश में क्या होता है। फूलों में होता है पराग कोश। आप लोगों को फूल का चित्र बनाना हम बताए थे कि बाबू फूलों में क्या होता है, फूलों में क्या होता है, पराग कोश होता है। इस तरीके से गड़बड़ा गया, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग फूलों का चित्र बनाए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से फूलों का चित्र आप लोग बनाए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से फूलों का चित्र आप लोग बनाए थे, तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको थोड़ा सा और सही से बनाइएगा आप लोग। यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर होता है परागकोश, इसी के अंदर होता है परागकण। क्या होता है, परागकण। इसमें सॉरी यहां पर नहीं होता है, इसमें से ना ढेर सारा ऐसे निकला हुआ रहता है, और यहीं पर प्यारे बच्चों होता है परागकोश, और इसमें क्या होता है, परागकण होता है। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 8वां का डी ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, लगभग 82%। वाह क्या बात है, 82% बच्चे ऐसे हैं जो डी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 82% बच्चों का एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन जरा बता दीजिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए आप लोग, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। आप लोगों का जवाब देने का स्पीड बहुत कम है, ठीक है ना। बहुत देर में आप लोग जवाब दे रहे हो बाबू, सुन लो। आप लोगों का जवाब देने का स्पीड अभी है 13 सेकेंड। बताइए, पिछली क्लास में जब हम टेस्ट लेते थे तो आप लोगों का मिनिमम हमें याद है 8 सेकंड में आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देते थे। अभी भी आप लोग 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा और फास्ट जवाब देने का प्रयास करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और फास्ट जवाब दीजिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो 9वां का सी ऑप्शन होगा। जो बच्चे 9 का सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन, हाँ सही तो है, लेकिन लगभग 57% बच्चों का सही है। कितना है, 57% बच्चों का एकदम सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र। प्यारे बच्चों, हम लोग किसी चीज को नाक से सूंघते हैं, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ये पहचानता है कि किस प्रकार का गंध है। बताओ जल्दी से, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो ये पहचानता है कि गंध किस प्रकार का है। जवाब बता दीजिए, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यानी कि बीचे वाला दिमाग कि आगे वाला दिमाग कि पीछे वाला दिमाग, किनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानता है, जल्दी जल्दी से बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, और जवाब अभी तक जो आया है वो बी ऑप्शन है। अभी तक जो बच्चों का जवाब आया है बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन को ताला लगाएं, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए बाबू। बच्चों का कहना है कि सर अग्र मस्तिष्क, और एकदम सही जवाब है, 100% सही जवाब है। गंध पहचानने का जो केंद्र है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, आगे वाला दिमाग में होता है, आगे वाला मस्तिष्क में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्कृत का सब्जेक्टिव कृपया करके करवा दीजिएगा सर। करवा देंगे बाबू, कल से लेकर के परसों तक में करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। देखो बाबू, सबसे पहली बार लड़कियों में जब सबसे पहली बार मासिक धर्म होता है, जब सबसे पहली बार पीरियड्स होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, 11 का जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए लगता होगा कि नया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से जवाब बताओ। मोनोपाउज कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, इनमें से सभी मेनार्थे। जवाब होगा प्यारे बच्चों मेनार्थे, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना, ध्यान रखिएगा, मेनार्थे, बी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर हो गया। हाँ यहां तक में किसी बच्चों का और कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू जल्दी जल्दी से जवाब बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है। जवाब बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज आप लोग में एनर्जी दिख नहीं रहा है हमें, आज आप लोग बहुत देरी में जवाब दे रहे हो बाबू। बताइए, इतना तो आप लोग देरी में जवाब कभी नहीं देते थे, आज बहुत देर में दे रहे हैं। 1 मिनट रुको जी जरा।
हम्म, हाँ। अब थोड़ा सा आप लोग ना फास्ट दीजिए ताकि हमें पता लगे कि कितने बच्चे कितने देर में जवाब दे रहे हैं। बी ऑप्शन जवाब बता रहे हैं। ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है? फल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। बहुत सही जवाब। जड़ जो होता है हमेशा ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करता है ना, तो जो जड़ की वृद्धि है प्यारे बच्चों ये कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है ना, गुरुत्वानुवर्तन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जड़ की वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। यानी कि 12 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 12 का बी ऑप्शन। और लगभग 77% बच्चे ऐसे हैं जो 12 का बी। जल्दी से जवाब बता दीजिए। परजीवी पौधा, आप लोग को पता है ना कि जो पौधा अपनी पोषण के लिए दूसरे पौधे पर या दूसरे जीव पर आश्रित रहे उसे कहते हैं परजीवी। तो बताइए परजीवी पौधा का एक उदाहरण। अगर आप गोबर छत्ता की बात करें प्यारे बच्चे, अगर आप गोबर छत्ता की बात है, बेल, अमर बेल जिसको कि प्यारे बच्चे अमरलत्ता भी कहा जाता है, अमर बेल जिसको अमरलत्ता कहते हैं। देखते होंगे कि बैर ये सब का जो पेड़ होता है ना उस पर ज्यादा होता है। इसको अगर तोड़ के फेंक दीजिए ना, इसको अगर जैसे जो होता है ना ये मैगी के जैसा ही एकदम अमरलत्ता आपको दिखाई पड़ेगा। किसी किसी जो पेड़ होता है उस पर आपको देखिएगा कि मैगी के जैसा एकदम चारों पट्टी लिपटा हुआ है। उसको नोच करके कोई दूसरा पेड़ पर फेंक दीजिए, देखिएगा कि वहां पर भी एकदम बड़ा बढ़िया से जकड़ लेगा, चारों पट्टी फैल जाएगा। तो अमरलत्ता जो है ना वो परजीवी है। तो ध्यान रखिएगा 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 13 का सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ 14 नंबर बताइए, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? बताओ बाबू जल्दी से। एटीपी का फुल फॉर्म आप जानते हैं? एटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जवाब होगा 3। एटीपी में है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो यहां पर पी है ना इसका मतलब ही फॉस्फेट होता है। जो पी है इसका मतलब ही क्या होता है? फॉस्फेट होता है। और इसकी संख्या होती है 3। तो 14 का सी ऑप्शन। और आप लोग जवाब बताए हैं बी ऑप्शन। चल गए, गलती हो गया प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग का गलती हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग गलत जवाब बताए हैं। आधे बच्चे गलत जवाब बताए हैं। इसका जवाब सबसे अधिक बच्चों का गलत है। तो प्यारे बच्चों 14 का आप लोग एकदम गलत जवाब बताए हो जी। 14 नंबर आपका गलत हो गया। ये क्वेश्चन ये बढ़िया से देख लीजिए, परीक्षा में गलती मत करिएगा। दोबारा गलती मत करिएगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। परीक्षा में आए दोबारा बिल्कुल गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप हार्मोन का एक उदाहरण दीजिए। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पर ऑप्शन बदल करके दिया है। पादप हार्मोन का उदाहरण तो प्यारे बच्चे यहां पर कर दीजिएगा IA। ठीक है ना, बस इसको आप लोग ऐसे याद रखिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ये आपके परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। डायरेक्ट 16 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब बताइए। आप लोग 16 नंबर, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? जरा 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। इसका जवाब छोड़िए, इसका जवाब बताइए। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? जवाब बताओ बाबू जल्दी से। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन खुला परिवहन तंत्र। 16 का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? कबूतर में, मनुष्य में, तितली में या बिल्ली में? जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा खुला परिवहन तंत्र जो है वो तितली में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 का कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। 16 का बी नंबर ऑप्शन। तितली तितली उड़ी उड़ न सकी, गड़बड़ा गया क्या? खुला परिसंचरण। हाँ तितली सही है। ऐसे प्यारे बच्चों कॉकरोच भी रहता तो सही जवाब होता। ठीक है ना, कॉकरोच। ज्यादातर परीक्षा में ऑप्शन में कॉकरोच ही देता है। ज्यादातर परीक्षा में कॉकरोच ही देगा, या तो फिर इसको हिंदी में करके देगा तिलचट्टा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर तितली है तो तितली सही जवाब बताइएगा। कबूतर, मनुष्य, बिल्ली ये सब में तो परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि नस के जरिए, धमनी शिरा के जरिए खून बहता है। लेकिन कॉकरोच हो गया, तितली हो गया, ये सब में कोई धमनी शिरा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जवाब बताओ बाबू जल्दी से, फटाफट से जवाब बताइए। द्विखंडन। द्विखंडन मतलब क्या होता है? कि 2 भागों में विभक्त हो जाए। कोई जीव अगर 2 भागों में विभक्त हो जाए तो उसको द्विखंडन कहते हैं। तो स्पंज में, जीवाणु में, हाइड्रा में, कि इनमें से कोई नहीं? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जरा बताइए प्यारे बच्चे। द्विखंडन। आप लोग बैक्टीरिया को ही तो जीवाणु कहते हैं ना, तो भाई द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो जवाब याद रखिएगा जीवाणु में। 17 का बी, हाइड्रा। हाइड्रा में नहीं होता है बाबू। ठीक है ना,
हाइड्रा में नहीं होता है, हाइड्रा में मुकुलन ये सब होता है। द्विखंडन की बात कर रहे हैं तो जीवाणु हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन होगा। आपका जवाब गलत है, इसका भी जवाब आप लोगों ने गलत बता दिया। लो भाई, साइंस वाला में क्या हो गया जी, इतना गलती तो जवाब आज तक नहीं देते थे आप लोग, आज 2 क्वेश्चन का जवाब अभी तक कवर में आप लोग गलत दे दिए हैं। इतना ही देर में आप लोग लगभग 2 क्वेश्चन का जवाब प्यारे बच्चों गलत दे दिए हो। 2 क्वेश्चन का जवाब, सोच रहे हैं बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी, अधिक लंबी, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। बड़ा गजब क्वेश्चन है। कह रहा है छोटी आंत, प्यारे बच्चों हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, अब मान लिया जाए शाकाहारी जीव है, मानव भी क्या है, मानव को भी हम शाकाहारी जीव में मान सकते हैं, ठीक है ना। चाहे गाय हो गया, गाय क्या है, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब शाकाहारी जीव है। इसमें छोटी आंत की लंबाई आप लोग को पहले से पता है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा छोटी आंत होता है। चाहे मनुष्य की बात ही क्यों ना कर ले, छोटी आंत होता है जो सबसे लंबा होता है। तो सबसे अधिक छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक लंबा होता है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन, 18 का सी ऑप्शन। और इसका जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है, सी नंबर ऑप्शन। लगभग 70% बच्चे, लगभग 70% बच्चों का जवाब एकदम सही है। 18 का सी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं, जवाब एकदम सही है बाबू, ठीक है ना। 18 का सी ऑप्शन एकदम जवाब सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं, जरा एक बार हमको जानना है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैट्रिक एग्जाम को लेकर के अंदर से डर बना हुआ है, ठीक है ना। है, अगर प्यारे बच्चे आपके मन में भी डर है, ठीक है ना, अगर आपके मन में भी डर है तो एक बार जरा कमेंट करके हमें बताते हैं हम आप लोगों को, ठीक है ना। हम आप लोगों को ना 2 ऑप्शन देते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? जिन बच्चों के मन में डर है, ठीक है, जिन बच्चों के मन में डर है वो बच्चे एक बार ये वाला इमोजी भेज देंगे, ये वाला इमोजी, ठीक है ना। जिन बच्चों के मन में डर है एक बार ये वाला इमोजी भेज दीजिए। और जिन बच्चों के मन में डर नहीं है, जिन बच्चों के मन में डर नहीं है वो एक बार झंडा वाला फोटो भेज दीजिए। भाई झंडा, यानी कि हमको डर नहीं है, हम झंडा गाड़ के आएंगे। बताओ बाबू जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है परीक्षा को लेकर के? ए भाई, पूरा दम दिले वाला सब चित्र भेज दिया, झंडा वाला कोई नहीं भेजोगे जी? हाँ, अब देखिए, अब झंडा वाला भी आ रहा है ना। अब झंडा, लेकिन ज्यादातर दिल वाला दिखता है। ए मर्दे, दिल से एकदम डरल है तुम लोग एकदम। हम तो इतना नहीं सोचे थे, लेकिन तुम लोग एकदम दिल से डरा हुआ है। बताओ जरा, इतना तो नहीं डरना चाहिए। कोई बात ना, डरिए का मतलब डरिए ही मत। पहला दिन बस डर लगेगा, दूसरा दिन से डर खत्म, ठीक है ना। पहला दिन बस डर लगेगा, दूसरा दिन से डर खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कह रहा है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? जरा जवाब बताइए। 19वां नंबर क्वेश्चन का। काइम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काइलोमाइक्रोन कहते हैं, चाइल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। छोटी आंत में जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है उसको क्या कहा जाता है? जरा जवाब बताइए जल्दी। बी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं जी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कितने बच्चे बताए हैं? लगभग 60% बच्चों का जवाब है। लगभग 60% बच्चों का जवाब है कि गुरुजी बी ऑप्शन होगा। 60% बच्चों का जवाब आया है बी ऑप्शन होगा। 19वां का बी ऑप्शन कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं? अगर 19वां का बी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं तो हमें लगता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से भजे भोजन को काइम कहा जाता है ना। पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज याद दिए हमरो, पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है। चाइल्ड कहा जाता है जी। बी ऑप्शन। कितने बच्चे इसका जवाब बी ऑप्शन दिए हैं? इसका जवाब बी ऑप्शन ही होगा, चाइल्ड कहा जाता है। 19वां का बी ऑप्शन एकदम सही है। 19वां का बी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन जवाब दिए हैं एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन,
अगला नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये जरा बता दीजिए क्या कह रहा है। मेरू रज्जु के आघात से क्या हो सकता है। जैसे मान लिया जाए हमारा जो रीढ़ का हड्डी है प्यारे बच्चों, जो रीढ़ का हड्डी होता है, अगर रीढ़ के हड्डी पर चोट लग जाए, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ के हड्डी पर चोट लग गया, तो अगर एक्सीडेंट हो जाए या रीढ़ के हड्डी पर चोट लग जाए तो क्या हो सकता है। अगर रीढ़ के हड्डी पर चोट लग जाएगा, ये जो रीढ़ का हड्डी होता है ना पीछे, अगर यहां चोट लग गया तो क्या घेघा हो जाएगा, कि चिनिया रोग हो जाएगा, कि आदमी बौना बन जाएगा, कि लकवा मार देगा। जल्दी से जवाब बताओ बाबू क्या होगा, फटाफट से जवाब बताइए। तो मेरू रज्जू पर अगर चोट लग जाए तो आदमी को घेघा रोग हो जाएगा। घेघा रोग तो गला में होता है, तो मेरू रज्जू पर चोट लगे से गला में क्या दिक्कत होगा, यही गलत है। चिनिया रोग ज्यादा चीनी खाने से होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। बौनापन, आदमी अगर कोई लंबा है, अगर उसको मेरू रज्जू में चोट लग जाए तो बौना हो जाएगा, यह भी गलत जवाब है। लकवा मार देगा, ये एकदम सही जवाब है, पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है ना, लकवा मार देगा। यानी कि बाबू 20वां का डी नंबर ऑप्शन सही है। जो बच्चे 20 का डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 21वां नंबर